हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ हम सभी के अपने चैनल आरकेसी इडू हब पे। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से बता देंगे ताकि हम आज का ये अमेजिंग सा सेशन शुरू कर सके। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सभी को। तो लाइट चैप्टर के वन शॉट को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सराहा और आप लोगों का एक डिमांड था कि मैम जितने भी बड़े चैप्टर्स हैं जो हम लोग को खुद से रिविज़न करने में दिक्कत आती है, कम से कम प्लीज़ उनका सबसे पहले में आप वन शॉट में निपटा दीजिए ताकि जो रिवीजन है वो हम लोग पूरे चैप्टर का कर सके कम से कम समय में। तो आज बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं और चैप्टर का नाम है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का जलवा वन शॉट में हलवा। कहने का मतलब है कि आज हम लोग जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतस्रावी ग्रंथियां हैं और उनसे बनने वाले हॉर्मोन्स हैं, उन सब के बारे बात करेंगे और बहुत सिलसिलेवार ढंग से सीक्वेंशियल तरीके से मैंने हर एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतस्रावी ग्रंथि के साथ आपके जो हॉर्मोन्स हैं और उनसे रिलेटेड सवाल हैं उन सब को अरेंज किया है। आज के सेशन में फिर से हम लोग 50 सवाल करने वाले हैं। जैसे लाइट के 50 क्वेश्चंस थे, ठीक वैसे ही आज भी 50 सवाल हॉर्मोन से डायरेक्ट हैं जो आज के सेशन में करवाए जाएंगे आपको। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको? लाइट की भी वन शॉट पीडीएफ अपलोड कर दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लाइट वन शॉट का अपलोडेड है, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी तो जाके टेलीग्राम पर डॉक्यूमेंट्स में आप देख लीजिएगा, सारा वन शॉट जो है वहाँ पर अपलोडेड है। ये टेलीग्राम चैनल है आपके पीडीएफ के लिए। ठीक है, शुरू किया जाए। ओके, सबसे पहले हॉर्मोन्स के बारे में बात करने से पहले क्वेश्चंस पर आने से पहले सबसे बेसिक बात करते हैं कि क्या आप हॉर्मोन्स जानते हैं? हॉर्मोन्स क्या होते हैं? क्या ये हॉर्मोन्स न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हैं? क्या ये रासायनिक पदार्थ हैं? क्या ये आपको बहुत अधिक मात्रा में चाहिए या बहुत कम मात्रा में चाहिए? ज़रा जल्दी से बताएंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, हॉर्मोन्स हमेशा आपके शरीर में बनते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेस अमाउंट्स में, यानी कि कम मात्रा में। तो हार्मोन की खासियत है कि ये बनते हैं कम मात्रा में, ट्रेस अमाउंट्स में। हार्मोन की दूसरी खासियत, क्या ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है? जी नहीं, एनसीईआरटी की यही तो परिभाषा है जो वन शॉट में आपको क्लियर करना है। ये है नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, यानी गैर पोषक पदार्थ, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। इनमें से आपको कोई पोषण नहीं मिलता, तो एनसीईआरटी इसको डिफाइन करती है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट्स। गैर पोषक रासायनिक तत्व जो कम मात्रा में शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन सी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स को बनाती हैं? जो ग्रंथियां हार्मोन्स को बनाती हैं उनका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि। क्या अंतस्रावी ग्रंथि के पास नालिका होती है? क्या अंतस्रावी ग्रंथि के पास नालिका होती है? जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। क्या अंतस्रावी ग्रंथि के पास डक्ट यानी नालिका होती है? जी नहीं, अंतस्रावी ग्रंथि के पास कोई डक्ट नालिका नहीं होती। ये जो भी चीज़ बनाते हैं उसको सीधे आपके ब्लड में फेंक देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब नालिका रहित हैं। ये नालिका रहित ग्रंथियां हैं और ये जो भी बनाएंगी उसको सीधे ब्लड में फेंक देती हैं। अगली बात, क्या हार्मोन का असर जहां वो बनते हैं वहीं तक रहता है या दूर तलक भी हार्मोन्स का असर रहता है? हार्मोन्स क्या जहां बनते हैं सिर्फ वही काम करते हैं या दूर तलक भी काम करते हैं? क्या जवाब दीजिएगा कि नहीं मैम, हार्मोन्स जो हैं वो दूर तलक भी काम करते हैं। एंजाइम की खासियत है कि जहां बनते हैं वही काम करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो दूर तलक भी काम करते हैं। ठीक है, तभी तो पिट्यूटरी से बनने वाला हार्मोन आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर काम करता है कि नहीं? सो इसीलिए ये दूर तक भी काम कर रहे होते हैं। ये एंजाइम और हार्मोन के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। चलिए आइए, अब पहला सवाल इस सेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन्स है। जब आप हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स को क्लासिफाई करने के, वर्गीकृत करने के तरीके होते हैं। आपने इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा जल्दी से देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन्स है। तो अगर आप हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स का जब आप केमिकल नेचर चेक करते हैं, रासायनिक प्रवृत्ति चेक करते हैं, तो आप देखते हैं कि हार्मोन्स अलग अलग प्रकार के बनते हैं। जितने भी
पिट्यूटरी और पैनक्रियास से बनने वाले हार्मोन हैं, उन सब का नेचर है कि वो नेचर में प्रोटीन हार्मोन है। बीपीएससी में भी ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है कि इंसुलिन क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इंसुलिन हार्मोन है और केमिकल नेचर इसका प्रोटीन है। जब आप थायराइड हार्मोन्स की बात करते हैं, थायरॉक्सिन या T4, जब आप इसकी बात करते हैं तो ये नेचर में आइडोथायरोनिन है, मतलब आयोडीन का बना हुआ है। ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं कॉर्टिसोल की, कॉर्टिसोल आपके शरीर का स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव हार्मोन है। कॉर्टिसोल हो गया पुरुष का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, स्त्री का हार्मोन एस्ट्रोजन, ये सब स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्टीरॉयड क्या है, तो ध्यान रखिएगा स्टीरॉयड जो है वो एक तरीके की फैट है, एक तरीके की वसा है। ठीक है, एक तरीके का लिपिड के श्रेणी में आता है स्टीरॉयड। तो अगर आप कॉर्टिसोल का केमिकल नेचर देखेंगे, रासायनिक प्रवृत्ति देखेंगे, तो वो स्टीरॉयड है। कॉर्टिसोल को आप स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। लंबे समय तक अगर आप तनाव में रहते हैं, आपके शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। याद रखिएगा, इसलिए कहा जाता है चिंता चिता समान, क्योंकि लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और ये कॉर्टिसोल शरीर में फैट डिपोजिशन करता है। महसूस किया होगा आपने कि तनाव में रहते हैं तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मज़ेदार सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि हार्मोन के केमिकल नेचर के हिसाब से हम इसको पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन और अमीनो एसिड से प्राप्त हार्मोन बता सकते हैं। बिल्कुल, आपका जो एपिनेफ्रीन है, एड्रिनलिन, जो आपके इमरजेंसी हार्मोन है, ये सब के सब कौन से श्रेणी में आते हैं? अमीनो एसिड के श्रेणी में आते हैं। यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन की बात करते हैं, ग्लूकागॉन की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, ये सब आपके पेप्टाइड हार्मोन हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल प्रोटीन हार्मोन है, यानी कि पेप्टाइड हार्मोन है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये सब स्टीरॉयड हार्मोन हैं। जी हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है कि सब बातें सही है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? 1 और 2 भी सही है, 1 भी सही है, 2 और 3 भी सही है। मतलब कि मोर देन वन ऑफ द अबव, सब की सब बातें बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। आइए अब हम पहले अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, थायराइड। थायराइड सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है? कि थायराइड है आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। थायराइड को अपने हार्मोन्स बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? थायराइड को अपने हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। थायराइड कंट्रोल क्या करता है शरीर में? थायराइड आपके शरीर में कंट्रोल करता है ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। कौन कौन सी वृद्धि? शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, सब तरह की वृद्धि। और क्या कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म, चयापचय। आप जो भी चीज़ खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उन सब का जो संतुलन है शरीर में, उन सब का जो रिएक्शन है, कौन कंट्रोल कर रहा है? थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। ये रही आपकी थायराइड ग्लैंड। कैसी आकार है? तितली के जैसी है ना, तितली के जैसी बटरफ्लाई शेप्ड जो ग्लैंड है, ये है आपकी थायराइड ग्लैंड। ये जो ट्रैकिया है, जो आपकी वायु नली है, उसी के आसपास बिल्कुल इस तरह से लिपटी रहती है। ये क्या बीमारी है? इस बीमारी को हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्रेटिनिज्म ये तब होता है जब किसी को बचपन से ही थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए। जब किसी को क्या हो जाए? जब किसी को बचपन से ही पैदाइशी थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए, थायराइड हार्मोन की कमी पैदाइशी हो जाए, तो बीमारी को हम क्या नाम देते हैं? क्रेटिनिज्म नाम देते हैं। ठीक है। अगली देखिए, ये क्या दिख रहा है? यहाँ बहुत बड़ा सा सूजन है। ये सूजन क्या कहलाता है? ये सूजन कहलाता है गॉइटर, यानी कि घेंगा रोग। ये क्यों हो रहा है? गॉइटर, घेंगा रोग का कारण क्या है? कारण है फिर से आयोडीन की कमी। गॉइटर यानी घेंगा रोग, कारण क्या है? आयोडीन की कमी। इसके बाद ये क्या है? आप देख रहे हैं एक इंसान जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। ये टिपिकल फीचर है ग्रेव्स डिजीज़ का। ये सारी थायराइड से रिलेटेड परेशानियां हैं। ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव्स रोग क्या होता है इसमें? इसमें व्यक्ति के शरीर में हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। मतलब थायराइड हार्मोन्स की मात्रा,
थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इंसान बहुत पतला हो जाता है और उसकी आंखें बाहर को आती है, जिसको एक्सॉफ्थैल्मोस का भी नाम देते हैं आप। सवालों पर आइए। ग्लैंड के बारे में पढ़ा, सवाल के बारे में आइए। थायराइड हार्मोन को कौन सा एलिमेंट चाहिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बीपीएससी प्रीलिम्स भी ऐसे सवाल आपसे बहुत बार पूछ चुका है। पूछ रहा है आपसे कि थायराइड हार्मोन्स को अपने संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? क्या जवाब देंगे? आयोडीन की आवश्यकता होती है ना, आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि थायराइड एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अपने हार्मोन्स को स्टोर कर सकती है। बाकी सारे ग्लैंड्स हार्मोन बनाते हैं, ब्लड में रिलीज कर देते हैं, थायराइड ऐसा नहीं करती। अगला सवाल, थायराइड हार्मोन्स के द्वारा बनाए गए मेजर हार्मोन्स। अब इस क्वेश्चन में आएगा मजा, ठीक है। मेजर हार्मोन्स कौन से हैं, प्रमुख हार्मोन्स कौन से हैं? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, टीएसएच, थायरॉक्सिन, टीएसएच, टीआरएच। बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप सबको रहता है कि मैम टीएसएच जो है वो थायराइड बनाती है। हमेशा आपको मैंने पढ़ाया है, याद दिलाया है, अभी फिर से याद दिला देती हूँ कि टीएसएच पिट्यूटरी बनाती है, पीयूष ग्रंथि बनाती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे अंगों को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी हमेशा टीएसएच बनाती है और ये टीएसएच फिर जाके थायराइड पर काम करता है और थायराइड अपने हार्मोन्स निकालते हैं। टीआरएच, आरएच यानी रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कौन बनाता है? ये बनाता है आपका हाइपोथैलेमस, ये बनाता है आपका हाइपोथैलेमस। तो थायराइड से मुख्य रूप से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? T3, T4, T4 को आप कैल्सिटोनिन कहते हैं, T4 को आप थायरॉक्सिन कहते हैं, और तीसरा हार्मोन जो निकलता है वो है आपका कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कम कर रहा होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हुआ। अगला सवाल, कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन आता है? कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन आता है शरीर में? पीटीएच, कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन। कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने से कौन सा हार्मोन आता है? कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब क्या आता है? तब आता है कैल्सिटोनिन, क्योंकि ये कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। पीटीएच पैराथायरॉइड कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। ए आंसर आप तब देते जब आपसे क्वेश्चन में पूछता कि जब शरीर में कैल्शियम का स्तर कम है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब शरीर में कैल्शियम का स्तर कम है तब पीटीएच आता है, क्योंकि पीटीएच का काम है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है तब कौन आता है? तब कैल्सिटोनिन आता है, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कंफ्यूजन दूर हुआ। छठे सवाल पर चले। कैल्सिटोनिन का काम क्या है? कैल्सिटोनिन का काम क्या है? कैल्सिटोनिन का काम क्या है? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आग लगाइए। कैल्सिटोनिन का काम क्या है? बिल्कुल कैल्शियम की मात्रा को कम करना, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। ये किसका काम है? ये पीटीएच का काम है, ये पीटीएच का काम है। अगला सवाल, हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं ये देखने के लिए कि शरीर के हार्मोन संतुलन में है या नहीं है। वही आपसे पूछ रहा है कि अगर गर्भावस्था में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा उस वक्त क्या होगा? क्या उस वक्त मिक्सोडीमा होगा, गॉइटर होगा, क्रेटिनिज्म होगा या एक्रोमेगैली होगा? थोड़ी देर पहले आपको हम बताए हैं प्रेगनेंसी में थायराइड की मात्रा कम हो जाएगी तो बच्चे में जन्मजात थायराइड की मात्रा कम हो जाएगी और उस स्थिति को क्रेटिनिज्म कहा जाता है, उस स्थिति को क्रेटिनिज्म कहा जाता है। मिक्सीडीमा में हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ स्किन की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो थायराइड हार्मोन्स की कमी के साथ अगर त्वचा पर भी फर्क पड़ जाए तो मिक्सोडीमा होता है। गॉइटर यानी कि घेंगा क्या है? ये आयोडीन की कमी से है, गले में सूजन। और जब आप एक्रोमेगैली की बात करते हैं तो एक्रोमेगैली का मतलब है ग्रोथ हार्मोन का बढ़ जाना। किसके बाद? प्यूबर्टी के बाद, किशोरावस्था के बाद बढ़ जाना। क्रेटिनिज्म के बारे थोड़ी देर पहले आपको हमने समझाया है। ये क्रेटिनिज्म है कि जब बचपन से ही पैदाइशी होने के साथ थायराइड हार्मोन्स की कमी हो, ऐसे बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सेक्सुअल डेवलपमेंट बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होता। कितने गलत कर रहे हो? कोई बात नहीं, गलती करने ही आए हम लोग यहाँ पे। अगला सवाल, थायराइड हार्मोन्स किस पर मुख्य तौर पर काम करते हैं?
थायराइड हार्मोन्स मुख्य तौर पर किस पर काम कर रहे हैं? क्या ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल पर काम कर रहे हैं? क्या ये मेटाबॉलिक रेट पर काम कर रहे हैं? क्या ये मांसपेशियों के संकुचन में काम कर रहे हैं? ये किस पर काम कर रहे हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल पर? जी नहीं। मसल कॉन्ट्रैक्शन पर? बिल्कुल भी नहीं। जवाब क्या है? चयापचय दर, मेटाबॉलिक रेट। थायराइड हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा तो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा, मतलब रिएक्शंस तेज़ी से होंगे, और थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चल सकते हैं हम लोग अगले ग्लैंड पर। अगला ग्लैंड है पैराथायरॉइड। संख्या में कितनी है? संख्या में कितनी है? फटाफट से आंसर, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए भाई। इस क्लास को अपने सोशल मीडिया के स्टेटस पर लगा दीजिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में आ सके। क्या जवाब होगा? पैराथायरॉइड कितनी है संख्या में? 4 है। हार्मोन कौन सी बनाती है? एक ही हार्मोन है, पीटीएच। काम क्या है इसका? कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, यही इकलौता काम है। ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है ये। ठीक है, सवाल देखेंगे ज़रा। बहुत प्यारा सवाल है, सवाल को समझिए, देखिए। बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा सवाल है। आपसे क्या पूछ रहा है? फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस क्या हैं? कार्य क्या हैं? क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ रहा है, फंक्शंस क्या हैं पैराथायरॉइड के? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। कहिएगा मैम कैल्शियम की मात्रा बढ़ा रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देख लीजिए। बाकी ऑप्शंस को देख लीजिए कि कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा कैसे रहा है। क्या वृक्क नालिका कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रही है? क्या बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है? बाकी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। मैंने आपको हिंट दे दिया, यहाँ पर ब्लड कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा है। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कैसे बढ़ा रहा है? ये कहता है अरे बोन इधर आ, अपना कैल्शियम हमको दे। हमको ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी है, तो हम कैसे बढ़ाएंगे? ए बोन अपना कैल्शियम इधर दे, ए किडनी अपना कैल्शियम इधर दे। तो ऐसे करके ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जवाब मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि ये बोन, किडनी सब पर काम कर रहा है और कह रहा है तुम अपना कैल्शियम दो, तुम अपना कैल्शियम दो, क्योंकि हमको सब लेके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या करना है? बढ़ाना है। बढ़िया सवाल है कि नहीं? बढ़िया सवाल। चलिए भाई, ओके। क्लास में मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए दंगल प्रैक्टिस बैच एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है। इसी तरीके से आपको हम चैप्टर वाइज वहाँ पर क्या कराएंगे? क्वेश्चंस कराएंगे। पहले ही आपके सामने पूरा प्लानर शेयर कर दिया गया है। आप अगर एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक पूरा का पूरा प्लानर है जो कि शेयर कर दिया गया है। आप रोज़ चैप्टर पढ़ के आएंगे और रोज़ हमारे 50 क्वेश्चंस फिक्स होंगे क्लास में। रोज़ हम लोग क्लास में आप मेरे साथ 50 क्वेश्चंस को क्या करेंगे? 50 क्वेश्चंस को डन करेंगे और अगले ही दिन सुबह उन्हीं 50 क्वेश्चंस का आप टेस्ट देंगे। उन्हें अगले ही दिन उन्हीं 50 क्वेश्चंस का टेस्ट देंगे। तो ये पूरा चैप्टर वाइज होगा, पूरा का पूरा ये आपका चैप्टर वाइज होगा। वही प्रैक्टिस बैच है जिससे टीआरई 3 में रैंक 1, रैंक 6, रैंक 1 अभिषेक, रैंक 6 निकिता जो निकले थे जिस प्रैक्टिस बैच से, वही प्रैक्टिस बैच फिर से आ चुके हैं और इस बार दंगल होगा। ठीक है, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। 599 इसकी फ़ी है। लेकिन आप में से जो भी लोग अर्जुन, पराक्रम, इसके अलावा क्या कहते हैं लक्ष्य और उसमें है, तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं दंगल। लक्ष्य, पराक्रम, अर्जुन, है ना, सुपर कॉम्बो वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी कोर्स एक्टिव चल रहा है, आप दंगल कोड को क्या कर सकते हैं? आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको 100 रुपीज़ का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले ग्लैंड पर चलते हैं। हमारा अगला ग्लैंड है हमारे पैनक्रियाज यानी कि हमारे अग्नाशय। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय सुनते हुए ही दिमाग में क्या आता है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। जब भी आप पैनक्रियाज का नाम सुनते हैं तो पैनक्रियाज का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कहिएगा कि मैम ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। हाँ, समर्थ में भी है, सोनी। मिक्स्ड ग्लैंड है मतलब कि बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों हैं। बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों हैं। ठीक है, अब हमको बताएंगे कि क्या ये सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है या बड़ी है? कहिएगा मैम सबसे बड़ी थायराइड है। थायराइड के बाद दूसरे नंबर पर आपकी पैनक्रियाज आती है। ठीक है,
पैनक्रियास का वो हिस्सा जो हार्मोन बनाता है, क्या उस हिस्से का अलग नाम है? पैनक्रियास का वो हिस्सा जो हार्मोन बनाता है, क्या उसके लिए कोई अलग नाम है? जी हाँ, उसके लिए अलग नाम क्या है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। जरा बताएंगे पैनक्रियाज में कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं? पैनक्रियाज में कितनी तरीके की सेल्स हैं, कितनी तरीके की कोशिकाएं हैं? तो कहिएगा 3 तरीके की कोशिकाएं हैं और तीनों अपने अपने हार्मोन्स बनाती हैं। ज़रा बताइए अल्फा कोशिका क्या बनाती है? कहिएगा मैम अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन बनाती है। बीटा कोशिका क्या बनाती है? तो बीटा कोशिका इंसुलिन बनाती है और डेल्टा कोशिका सोमैटोस्टैटिन बनाती है। ज़रा बताएंगे इनमें से कि ग्रोथ हार्मोन को कम कौन करती है? क्या कोई ऐसी हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को कम करती है? जी हाँ, वो कौन है? वो है सोमैटोस्टैटिन। ये आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन को ही कम कर देती है। ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है और इंसुलिन ग्लूकोज को क्या करता है? कम करता है। अब आएंगे ज़रा इसके सवाल पर आएंगे। सवाल आपसे क्या पूछा है? ये है आपकी पैनक्रियाज। ध्यान रखिएगा, थायराइड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? एक मिनट। अल्फा सेल्स, पैनक्रियाज की अल्फा सेल्स, इस बार यूपीपीसीएस में, इस बार नहीं, पिछले बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी यही सवाल पूछा था कि अल्फा कोशिका बताइए कौन सी हार्मोन बनाती है? जवाब क्या होगा? जवाब होगा ग्लूकागॉन। बीटा कोशिका इंसुलिन और डेल्टा कोशिका सोमैटोस्टैटिन। ये तीनों का ध्यान रखेंगे, ये तीनों का क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। फिर से अच्छा क्वेश्चन है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ग्लूकोज कम होता चला जाएगा, ग्लूकोज बहुत कम होता चला जाएगा और उस स्थिति को हम क्या नाम देंगे? डायबिटीज। डायबिटीज तो इंसुलिन की कमी से है, डायबिटीज तो इंसुलिन की कमी से है। आपसे कह रहा है कि इंसुलिन की अधिकता क्या होगी? इंसुलिन की अधिकता से ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी और उसको हम नाम देंगे हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। डायबिटीज तो इंसुलिन की कमी से होता है, यहाँ पूछा इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, इंसुलिन की कमी से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपर यानी ज्यादा और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। समझ में आई बात? कहाँ कहाँ मिस कर रहे हो? एक्रोमेगैली क्या है? ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस होने से, ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस होने से, अत्यधिक होने से। अगले सवाल पर चलते हैं। बढ़िया सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हम बोर्ड से हट रहे हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। आपसे पूछ रहा है डायबिटीज के बारे, कथन आपके सामने है। क्या कह रहा है? क्या डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है? बिल्कुल सही। क्या डायबिटीज के वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है? बिल्कुल, डायबिटीज की वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्या डायबिटीज में ग्लूकोज की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो यूरिन में बाहर निकलता है? बिल्कुल, इसी को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, इसी को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। यानी 1 2 3 बिल्कुल सही है। ये रहा आपके सामने सही जवाब। सब कुछ करेक्ट है, सब कुछ सही है। 1 2 3 तीनों के तीनों ही कथन क्या है? 100% करेक्ट है, 100% सही है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है HbA1c किसको मेजर करता है? यूपीपीसीएस का पेट सवाल है। HbA1c पर बहुत सवाल ये वाला आयोग पूछता है। क्यों यूपी का नाम ले रहे हैं? क्योंकि आपके आयोग में क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होते हैं। HbA1c को हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। मतलब आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर कितना ग्लूकोज पड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन के ऊपर कितना ग्लूकोज पड़ा हुआ है। ये क्या करता है? बहुत बढ़िया, ये आपको बताता है कि 3 महीने आपके शरीर ने शुगर का कंट्रोल कैसे रखा। अगर इसकी वैल्यू 5 से कम है तो आप
आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि ज़्यादा शुगर जो होता है वो आपके शरीर के भिन्न भिन्न पार्ट्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, ओके। अगला सवाल, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? यानी अगर आप रात भर से आप खाना नहीं खाए हैं, रात भर से अगर आप खाना नहीं खाए हैं तो उस वक्त आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? उस वक्त आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है। कहने का मतलब है रात भर अगर आप फास्टिंग में हैं तो सुबह जब आप ब्लड देते हैं तो ये ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए। यूनिट्स पे ध्यान दीजिएगा, फिर से यूनिट्स पर सीधा क्वेश्चन आया है कि ब्लड ग्लूकोज को आप कौन से यूनिट में मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर चले। हमारा 15वां सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है और HbA1c दोनों बढ़े हुए हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है और HbA1c भी बढ़ा हुआ है, दोनों के दोनों बढ़े हुए हैं। कौन सी ऐसी स्थिति है? क्या ये टाइप 1 डायबिटीज़ है? क्या ये टाइप 2 डायबिटीज़ है? क्या ये क्रॉनिक स्ट्रेस है? क्या ये क्रॉनिक स्ट्रेस है? तो आपको हम बताना चाहेंगे कि स्ट्रेस में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो उस वक्त आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़रूर बढ़ती है, क्योंकि जब आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल बनता है, और कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। तो लंबे समय तक जब आप तनाव में रहते हैं उस वक्त ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, लेकिन HbA1c नहीं बढ़ेगा। ये दोनों बढ़ेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये दोनों बढ़ेंगे, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्या अंतर है टाइप 1 और टाइप 2 में? टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर है कि जो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ है वो स्वप्रतिरक्षित रोग है, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पर शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, यहाँ पर शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। ठीक है, और जब शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है तो पता है क्या होता है? आपको इंसुलिन बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। आपको इंसुलिन बाहर से लेने की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज़ ध्यान रखेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़, जब आप बात कर रहे होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बीटा सेल्स में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस आ जाता है, इंसुलिन के लिए प्रतिरोध आ जाता है। मतलब इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर पा रहा, इंसुलिन है लेकिन क्या कर रहा? लेकिन काम नहीं कर पा रहा। ये दोनों अंतर है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये अंतर है। तो इसीलिए दोनों केसेस में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है और HbA1c की मात्रा भी बढ़ जाती है, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अगला सवाल से पहले अगला ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि। कितने लोगों को इस ग्लैंड का नाम सुन के ही पसीने आते हैं? कितने लोगों को इस ग्लैंड का नाम सुन के ही पसीने आते हैं? कौन है वो? द सुगु हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए बेटा, काउंसलर आपको गाइड कर देंगी, है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो बैच के लिए बात जिसको भी करनी है, हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है। अभ्यास बैच अलग है, दंगल बैच अलग है। ओके, एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, 2 हिस्से हैं इसके। ठीक है मैम, सबको बुखार आता है, नहीं आता तो अच्छी बात है। ठीक है, जब आप अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, इसके कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स होता है, अंदर का हिस्सा मेड्यूला होता है। ठीक है, आपके सामने ये विजिबल है। ये जो कॉर्टेक्स है ये बाहर का हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है, और जो अंदर का हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेड्यूला कहते हैं, उसको हम मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, आगे ज़रा देखिएगा कि कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और मेड्यूला से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। मेड्यूला से निकलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। ठीक है, मेड्यूला से क्या निकल रहे होते हैं? मेड्यूला से निकल रहे होते हैं इमरजेंसी हार्मोन यानी आपातकालीन हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन बोले तो, इमरजेंसी हार्मोन बोले तो जो आपके शरीर में आपातकालीन स्थिति है। जैसे इमेजिन करिए कि हम लाल रंग की चप्पल पहने हैं और लाल रंग की चप्पल लेकर
अपनी सारी स्टूडेंट्स के साथ किसी के पीछे हम लोग सारी फीमेल भाग पड़ी, क्या होगा उस बेचारे का? बहुत सारी फीमेल, सबके हाथ में लाल चप्पल और एक के पीछे सारी की सारी भाग पड़ी, क्या होगा? क्या वो उस बेचारे के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन होगी? बिल्कुल होगी। क्या होगा उस व्यक्ति का? उसकी सांस चढ़ेगी, सांस चढ़ने के साथ क्या होगा? पसीने छूटेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय गति बढ़ जाएगी। तो ये है इमरजेंसी हार्मोन। फाइट, फ्लाइट, फियर। जब भी आप किसी से डरते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से भागते हैं, तो उस वक्त शरीर में क्या निकलता है? यही इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। ठीक है। कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन में कौन से आते हैं आपके? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, सहमत? एक बार में सबको क्लियर? एक बार में सबको क्लियर? चलिए, इसके बाद आते हैं कॉर्टेक्स पर। इसके बाद किस पर आते हैं? इस पर आते हैं हम लोग कॉर्टेक्स पर। कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? सो कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलता है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन यानी तनाव में जब आप रहते हैं तब आपके शरीर में निकलता है कॉर्टिसोल, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल क्या करता है शरीर में? कॉर्टिसोल शरीर में सबसे पहले आपके शुगर के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। कॉर्टिसोल सबसे पहले क्या करता है? शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट के संतुलन को क्या करता है? डैमेज करता है। ठीक है, तभी कहते हैं चिंता चिता समान है। ज़्यादा चिंता करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा चिंता करोगे तो कॉर्टिसोल का मात्रा बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल का मात्रा बढ़ेगा तो शरीर में फैट का संतुलन कम हो जाएगा। फैट जो होगा वो चेहरे पर और गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर क्या होगा? जमा होता चला जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है? ये है कॉर्टिसोल। दूसरी चीज़, दूसरा हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, जिसको आप क्या कहते हो? जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम, शरीर में पानी और खनिज का संतुलन, वाटर एंड मिनरल का बैलेंस मेंटेन करने का काम कौन करता है? एल्डोस्टेरॉन। तो शरीर में क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स का संतुलन करता है, बैलेंस करता है ये। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चंस पे आइए, तब आएगा ना मज़ा। क्वेश्चन पूछ रहा है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज जो है वो किसकी कमी से होता है? कौन से हार्मोन की कमी से एडिसन्स डिजीज होता है? एडिसन्स डिजीज में क्या होगा? कॉर्टिसोल की कमी हो जाती है या एल्डोस्टेरॉन की कमी होती है? जवाब क्या है उसका? जवाब है एल्डोस्टेरॉन। सी, एड्रिनलिन? जी नहीं, जवाब क्या होगा उसका? एल्डोस्टेरॉन। जवाब ई है, एल्डोस्टेरॉन। देखिए, आपके शरीर में बीपी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो बीपी नियंत्रित करने का काम एल्डोस्टेरॉन करता है। ठीक है, एडिसन्स डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें बीपी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर में जो बदलाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन की कमी से एडिसन्स डिजीज जो हो सकती है वो हो जाती है। ठीक है, सो एडिसन्स डिजीज किसकी कमी से है? एल्डोस्टेरॉन की कमी से। एडिसन्स डिजीज के बारे एक और खास बात आपको बताना चाहेंगे। वो खास बात क्या है? वो खास बात ये है कि जितने भी एंडोक्राइन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित जितने भी विकार हैं, उन सारे विकारों में सबसे पहले खोजा गया विकार कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया विकार आपका एडिसन्स डिजीज ही है। ठीक है, सबसे पहला खोजा गया विकार कौन सा है? एडिसन्स डिजीज है। एल्डोस्टेरॉन किस पर काम करता है? एल्डोस्टेरॉन शरीर में पानी और खनिज का संतुलन करता है, वाटर मिनरल बैलेंस करता है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि एल्डोस्टेरॉन किस पर काम करेगा? थोड़ा सा क्या करेंगे? थोड़ा सा गौर करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लिवर, हार्ट, नेफ्रॉन, मेड्यूला। एल्डोस्टेरॉन किस पर काम करेगा? पानी और खनिज का संतुलन, वाटर एंड मिनरल बैलेंस। वाटर एंड मिनरल बैलेंस किससे होगा? बिल्कुल नेफ्रॉन से होगा। नेफ्रॉन मतलब किडनी। किडनी ही तो शरीर में यूरिन बनाती है, और किडनी पर ही काम क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन काम करता है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। एक्सेस कॉर्टिसोल से क्या होगा? कॉर्टिसोल की मात्रा जब बढ़ जाएगी तब क्या होगा? कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने से क्या होगा?
देखिए हमेशा याद रखिएगा, कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकला और कॉर्टिसोल के बढ़ने से कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। कॉर्टिसोल के बढ़ने से बीमारी कौन सी होगी? कुशिंग सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है कि शरीर पर बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाएगा। इसका क्लासिकल फीचर है मून फेस, बफेलो हम्प। मून फेस का मतलब नहीं है चांद जैसा मुखड़ा, मून फेस का मतलब है जैसे चंद्रमा गोल होता है वैसे ही मोटापे के वजह से चेहरा गोल हो गया। बफेलो हम्प का मतलब क्या है? जैसे भैंस में पीछे यहाँ पर एक उभार होता है, वैसे ही व्यक्ति में भी यहाँ पीछे से क्या होता है, पीछे पर एक आपको उभार मौजूद होता है। ठीक है, 19वें सवाल पर चलते हैं। हमारा 19वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? कौन सा हार्मोन है जो कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है इमरजेंसी के समय? आपातकालीन स्थिति में कौन कर रहा है काम? आपातकालीन स्थिति में कौन कर रहा है काम? बी, ए? भाई एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? जी नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। आपातकालीन स्थिति में ये हैं आपके इमरजेंसी हार्मोन्स, तो इसीलिए आंसर डी होगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम अपने नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, जो कि है ओवरी यानी अंडाशय। कितनी ओवरी है महिलाओं के पास? 2 ओवरी है। और ओवरी से हार्मोन कौन कौन से निकल रहे हैं? ओवरी से हार्मोन्स कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो ओवरी से निकल रहे हैं? आपातकालीन स्थिति हो गया ना, इसीलिए एड्रेनलिन और एड्रेनलिन। ओवरी से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो आइए इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस का क्या देंगे आप? जवाब देंगे। आपसे पूछ रहा है कि कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन बनाएगा? कहिएगा मैम आपने तो ओवरी बताया, ये कॉर्पस लूटियम क्या है? ये कॉर्पस लूटियम क्या है? ये कॉर्पस लूटियम भी आपकी ओवरी का ही हिस्सा है। ये जो कॉर्पस लूटियम है ये और कुछ नहीं है, ये भी क्या है? ये भी ओवरी का ही हिस्सा है, अंडाशय का ही क्या है? हिस्सा है। ठीक है, जरा बताइएगा, बताइएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है? कॉर्पस लूटियम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाता है? बिल्कुल नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ओवरी में फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल का मतलब है वो सेल जिनके अंदर ओवम मौजूद होता है। सबसे बड़ा फॉलिकल कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि ग्राफी पुटक, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही ओवम मौजूद रहता है। जब ये ओवम बाहर निकलता है तो ये कहता है भैया हम तो लुट गए, क्योंकि तुमने मेरे अंदर से ओवम निकाल लिया, हम तो लुट गए। तो जब आप फॉलिकल के अंदर से ओवम निकाल देते हैं, जब आप फॉलिकल के अंदर से ओवम निकाल देते हैं तो ये लुट जाता है, और तब ये कहलाता है कॉर्पस लूटियम। तो लुटा हुआ फॉलिकल कॉर्पस लूटियम है। हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन कौन सा बनाता है? हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है कि ये ओव्यूलेशन कौन करता है? कहने का मतलब है कि ये फॉलिकल के अंदर जो ओवम है, जो डिंब है, ये बाहर जो निकलता है, बाहर निकलने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? बाहर निकलने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो जिम्मेदार है? बताइए ज़रा। क्या ये FSH है? क्या ये एस्ट्रोजन है? क्या ये LH है? क्या ये GnRH है? कौन है वो? क्या आंसर होगा? बिल्कुल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। पूरा अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है ओव्यूलेशन के लिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी किट होती है ना, प्रेगनेंसी किट में अगर 2 लाइन्स आती है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव, प्रेगनेंसी किट कौन से हार्मोन को इस्तेमाल करता है? HCG। वैसे ही ओव्यूलेशन किट भी आती है मार्केट में। ठीक है, अगर डबल लाइन है मतलब उस महिला का अभी अंडोत्सर्जन हो चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है, और आपकी ओव्यूलेशन किट जो है वो LH हार्मोन को क्या कर रही होती है? इस्तेमाल कर रही होती है। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में। अगला अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? वो है टेस्टिस, यानी वृषण। पुरुषों में होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं संख्या में। पुरुषों में होते हैं संख्या में कितने हैं?
टोटल 2 हैं। हार्मोन कौन सा बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन कौन सा बनाते हैं? एक ही हार्मोन है, एक हार्मोन नहीं। कहने का सिंपल मतलब है कि जो आपके पुरुष के सारे हार्मोन्स हैं इकट्ठे एंड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, इकट्ठे क्या कहलाते हैं? एंड्रोजन कहलाते हैं। और सबसे मुख्य एंड्रोजन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, तो जरा आइएगा, क्वेश्चन देखिएगा। टेस्टिस से बना हुआ हार्मोन कौन सा है? टेस्टिस से बना हुआ हार्मोन कौन सा है? क्या जवाब होगा? ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन। एक ही तो हार्मोन ही है रुचि? कोड लगा लीजिएगा दंगल। लेडिक सेल्स, ये फिर से सवाल है बढ़िया। लेडिक सेल्स इन द टेस्टिस। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने ये तो समझ लिया कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, लेकिन टेस्टिस की एक खास सेल है, जिससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है। टेस्टिस की उस सेल को हम नाम देते हैं लेडिक सेल। टेस्टिस की उस सेल को हम क्या नाम देते हैं? लेडिक सेल। अब लेडिक सेल ये हार्मोन निकाल सके, इसके लिए इसको फिर से क्या चाहिए? आपकी तरह ऊपर से डंडा चाहिए, है ना। जैसे आप पर असर तभी होता है जब या तो नोटिफिकेशन आए, है ना, या तो एग्जाम डेट आए। ठीक वैसे ही लेडिक सेल हार्मोन तभी निकाल सकता है जब इसके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और नोटिफिकेशन कौन भेजता है? नोटिफिकेशन भेजता है हार्मोन LH। जैसे आप सब बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट रहते हैं किस पे? नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट पर। ठीक, इसका भी वही हाल है। तो नोटिफिकेशन की तरह काम कर रहा है LH आते ही टेस्टिस क्या निकाल देता है? टेस्टोस्टेरोन निकाल देता है। आगे चल सकते हैं। अगली बारी हाइपोथैलेमस के बारे। हाइपोथैलेमस क्या है भाई? हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है। हाइपोथैलेमस बहुत चीज़ें नियंत्रित करता है, बहुत सारी चीज़ें क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन कौन सी चीज़? भूख, आपको भूख लगना, प्यास, तापमान। भूख, प्यास, तापमान तीनों को नियंत्रित करता है, तीनों को कंट्रोल करता है। कौन? आपका हाइपोथैलेमस। तीनों को नियंत्रित करता है। कौन? आपका हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस जो है हार्मोन भी बनाता है। हमेशा याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस के हार्मोन समझने का, पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि अगर हार्मोन के आगे शब्द रिलीजिंग लिख दिया जाए। रिलीजिंग का मतलब है विमोचन करना। रिलीजिंग का मतलब क्या है? विमोचन करना। और दूसरा है इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग शब्द का मतलब क्या होता है? रोकना। तो विमोचन करना या रोकना, अगर ये दोनों आ जाए तो समझ जाइएगा हाइपोथैलेमस का हार्मोन है वो। ठीक है, आइएगा सवाल पर। सवाल आपसे पूछ रहा है हाइपोथैलेमस का कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है? तापमान नियंत्रण कार्य है, हंगर एंड थर्स्ट कंट्रोल भी कार्य है, इमोशनल रिस्पॉन्स भी कार्य है। इमोशनल रिस्पॉन्स भी कार्य है आपका। क्यों? क्योंकि जो इमोशनल हेडक्वार्टर होती है वो भी हाइपोथैलेमस के आसपास होती है। ठीक है, जो आपका लिम्बिक सिस्टम है वो भी हाइपोथैलेमस का भी वन ऑफ द फंक्शंस है, एक कार्य है। तो आपसे पूछा है कौन सा कार्य नहीं है, इसीलिए आंसर ई लिखेंगे। इसीलिए आंसर क्या लिखेंगे? इसीलिए आंसर ई लिखेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कार्य हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलेगा? वही ट्रिक लगाइए जो ट्रिक आपको हम बताए। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलेगा? वही ट्रिक लगाइए जो हमने लगाई थी। कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकलेगा? FSH, GnRH, LH, ऑक्सीटोसिन। शेयर करते चलिए भाई क्लास। हम लोग क्लास के मिड में आ चुके हैं, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो आज, क्या बात है? जल्दी जल्दी से शेयर मार दो। जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम 5 लोगों को तो शेयर करो, है ना। 570 लोग के आसपास देख रहे हैं। अगर आप 5 लोगों को भी शेयर करते हो तो कितने सारे लोग आ जाएंगे क्लास में? क्या जवाब होगा? GnRH, क्योंकि RH मतलब रिलीजिंग हार्मोन। किसी भी शब्द में अगर रिलीजिंग या इनहिबिटिंग शब्द हो जाए तो इसका मतलब है कि वो कहाँ से बन रहा है? हाइपोथैलेमस से बन रहा है। ठीक है, TRH, RH मतलब रिलीजिंग हार्मोन, T मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
टी मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से बनता है। आपको बताना है कि वो काम किस पर कर रहा है, काम किस पर कर रहा है। काम किस पर कर रहा है? सबका जवाब गलत है। अब आप लोगों को बढ़िया कॉन्सेप्ट बताते हैं, अभी कॉन्सेप्ट चमकेगा, मजा आएगा। सुना ध्यान से, देखो बात सुनिएगा ध्यान से। हाइपोथैलेमस है ना, वो बिल्कुल घर के दादा की तरह है, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला TRH यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये किस पर काम करेगा? ये काम करेगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर यानी पीयूष ग्रंथि पर। ये किस पर काम करेगा? ये काम करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर यानी कि पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि हार्मोन निकालेगी TSH। अब ये TSH क्या करेगा? ये TSH आपके थायराइड पर काम करेगा और फिर आपका थायराइड T3 और T4 का हार्मोन निकालेगा, ठीक है। ये है शरीर में बैलेंस, ये है शरीर में बैलेंस। इसीलिए कहते हैं ना, तुम लोग कहते हो मैम थायराइड का हमको कमी है, थायराइड का ज़्यादा है, क्या करें, है ना। तो थायराइड का कमी या ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि थायराइड की दिक्कत है। हो सकता है पिट्यूटरी से ही सिग्नल नहीं आ रहा हो सकता है हाइपोथैलेमस से ही सिग्नल नहीं आ रहा हो, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि शरीर में चीज़ों का क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। इस तरह से सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं, लिंक होती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि TRH किस पर काम करेगा? तो TRH काम करेगा अग्र पीयूष ग्रंथि पर और अग्र पीयूष ग्रंथि इससे TSH निकालेगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। पूछ रहा है शरीर में सर्कैडियन रिदम को कौन कंट्रोल करता है? शरीर के अंदर सर्कैडियन रिदम को कौन कंट्रोल करता है? सोने उठने का चक्र है सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम बोले तो सोने उठने का चक्र। कौन नियंत्रित करता है इसको? बहुत सिंपल क्वेश्चन। पीनियल ग्लैंड, ब्रेन में ही एक ग्रंथि मौजूद होती है पीनियल ग्लैंड, है कि नहीं। और पीनियल ग्लैंड में आता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन की मात्रा ज़्यादा तो आपको नींद ज़्यादा। बहुत सारे लोग इसमें सर्कैडियन रिदम को नहीं समझ पाए। सर्कैडियन ध्यान रखिएगा, सर्कैडियन शब्द का मतलब ही होता है सोने उठने का चक्र, ठीक है। सर्कैडियन शब्द का ही मतलब क्या होता है? सोने उठने का चक्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे पिट्यूटरी पर अगर आगे बढ़ने से पहले बुक डिस्पैच होनी शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। हम एक वीडियो में लाइव आएंगे आपके पास, दिखाएंगे आपको कि बुक कितनी खूबसूरत दिख रही है। 1 मिनट, वीडियो में लाइव क्या आएंगे, अभी सामने बुक पड़ी है हमारे, अभी जस्ट हमारे पास ये रिसीव हुई है, ज़रा रुक जाइएगा। ये देखिए, सो ये है उस बुक जिसके बारे हम आपके सामने बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत से, शिद्दत से, और जितने भी हमारे अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको सारे दिखेंगे। एक जो हमारा फेलिसिटेशन हुआ था टॉपर्स के साथ, उसकी भी एक झलक है। शायद आप में से कुछ लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, आप अपनी तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो ये बुक जो है आपके लिए आ चुकी है, डिस्पैच होनी शुरू हो जाएगी बहुत बहुत जल्दी से। अभी इस पर फ्री शिपिंग का ऑफ़र है और 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बुक जो है ये आपके सामने क्या होगी, डिलीवर करा दी जाएगी, ठीक है। हर लेवल के क्वेश्चन हैं अभिषेक, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है सेपरेट, जहाँ पर आपसे सारी चीज़ें बता रखी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और जिनकी तस्वीर नहीं है, नेक्स्ट ईयर वाले अपडेटेड एडिशन में आपकी तस्वीर हो सकती है। मेहनत जारी रखिए। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि आपकी पीयूष ग्रंथि। तो जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, क्या होता है? अग्र पीयूष ग्रंथि से अलग, पश्च पीयूष ग्रंथि से अलग, है ना। हर जगह से अलग है कि नहीं, हॉर्मोन्स निकल रहे होते हैं। जब भी आप बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? FSH, LH, TSH, MSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे निकल रहे होते हैं। और जब आप बात कर रहे होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पश्च पीयूष ग्रंथि से, तो पश्च पीयूष ग्रंथि अपने हार्मोन नहीं बनाता, अपने हार्मोन नहीं बनाता। कौन से हार्मोन बनाता है?
सिर्फ और सिर्फ 2 हार्मोन निकालता है, वो है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसको आप ADH भी कहते हैं, जिसको आप ADH भी कहते हैं। आइए सवाल देखिए, TSH आपके सामने पूछा जा रहा है कि TSH कौन बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन बनाता है, TSH कौन बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन बनाता है। प्लीज़ थायराइड इसका आंसर मत दीजिएगा, थायराइड इसका आंसर मत दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। सुभाष मेहता फिर से वही मिस्टेक। बेटा थायराइड आपके T3 T4 कैल्सिटोनिन बनाता है। TSH कौन बनाता है पूछ रहा है आपसे, ये पिट्यूटरी बनाती है। फिर से लोग वही मिस्टेक कर रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। हाइपोथैलेमस TRH बनाता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये TRH बनाता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। चलिएगा अगले सवाल पर, ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है, ग्रोथ हार्मोन कौन बना रहा होता है, इसका जवाब देंगे। ग्रोथ हार्मोन जो शरीर की क्या करता है, जो शरीर की वृद्धि करता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन कौन बना रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन, जल्दी जल्दी। एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है भाई। ई आंसर इसका क्यों होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। अग्रपीयूष ग्रंथि, अग्रपीयूष ग्रंथि कौन कौन सी बनाती है, FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन। बीच वाला हिस्सा MSH बना रहा होता है, बीच वाला हिस्सा MSH बना रहा होता है, और पोस्टीरियर लोब क्या बनाता है, निकालता है एक्चुअली ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसको आप ADH भी कहते हैं, जिसको आप ADH भी कहते हैं। सब गड़बड़ घोटाला है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन बनाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन निकालता है, जरा जल्दी जल्दी से बात करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पश्चपीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाता है। विवेक मैं एक्चुअली क्लास ले रही हूँ तो मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्लास के बाद ही मैं देख पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है अभी 1 घंटे से हम लोग क्लास में ही हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो कौन सा हार्मोन बनाता है। तो क्या जवाब दीजिएगा, ADH या वैसोप्रेसिन, ADH या वैसोप्रेसिन। ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अडल्ट्स में ज्यादा होने से क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अगर अडल्ट्स में ज्यादा होगी तो क्या होगा, अडल्ट्स में यानी वयस्क में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा ज्यादा। भाई एक्रोमेगैली आंसर होगा। क्या फर्क है, देखिए डॉफिज्म तो होता है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी, जाइगैंटिज्म का मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस। लेकिन जाइगैंटिज्म में जो ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस होता है ना, ये जन्म से ही होता है। ग्रोथ हार्मोन का जो एक्सेस है जाइगैंटिज्म में, ये कब होता है, ये जन्म से ही होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहले, ये जन्म से ही पहले हो रहा है। ठीक है। सो अब आप क्या ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि एक्रोमेगैली क्या है। एक्रोमेगैली है ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस प्यूबर्टी के बाद, किशोरावस्था के बाद, यानी अडल्टहुड के बाद। इसीलिए इसका आंसर सी होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसीलिए इसका आंसर सी ही होगा। ACTH किस पर काम करता है, ACTH भी अग्रपीयूष ग्रंथि से काम कर रहा है, निकल रहा है। पूछ रहा है कि आपसे काम किस पर कर रहा है, काम किस पर कर रहा है, थायराइड पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर या अग्नाशय पर। ACTH का फुल फॉर्म एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ACTH का फुल फॉर्म क्या हुआ, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये ACTH किस पर काम करेगा, बिल्कुल एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर, और इसको कहेगा अपने हार्मोन्स क्या करो, निकालो। अगला सवाल, मिल्क इजेक्शन इन फीमेल, स्त्री में दूध का निकलना। माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध बनना प्रोलैक्टिन के वजह से है। अगर पूछता कि मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध का निर्माण किसके वजह से है, तो दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन के वजह से है।
दूध निकलना जो है वो किसके वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन के वजह से होता है। ठीक है, दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन है, दूध निकलना ऑक्सीटोसिन के वजह से होता है। और यही ऑक्सीटोसिन है जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, गर्भाशय का संकुचन कराता है, जिससे बच्चा गर्भ के बाहर निकल रहा होता है। अब आपको बताना है कि हाइपोथैलेमस से कौन से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो पिट्यूटरी को नियंत्रित करते हैं। भाई हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है क्योंकि हाइपोथैलेमस का पूरा कंट्रोल है पिट्यूटरी पर। ठीक है, तो ज़रा हमको बताइए कि हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन निकलते हैं जो पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, कौन है वो? क्या बताए थे, हाइपोथैलेमस से अगर हार्मोन निकल रहे हैं तो नाम में ही रिलीजिंग होगा, नाम में ही रिलीजिंग होगा। अगर नाम में रिलीजिंग या इनहिबिटिंग शब्द है तो वो किससे बन रहा है, तो वो हाइपोथैलेमस से ही क्या हो रहा है, बन रहा है। 35वां सवाल, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? एक्रोमेगैली, क्रेटिनिज्म, डायबिटीज इंसिपिडस, मिक्सिडीमा। एक्रोमेगैली का मतलब क्या है? वयस्कों में ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस, ये कहिएगा सही जवाब है। क्रेटिनिज्म का मतलब क्या है? बचपन से ही थायराइड हार्मोन की कमी, ये भी सही है। डायबिटीज इंसिपिडस, मूत्र में डायबिटीज मेलाइटस है, इंसुलिन की कमी। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? एडीएच की कमी। ठीक है, इंसिपिडस है तो एडीएच की कमी। अगर डायबिटीज मेलाइटस होता तब आप कहते हैं इंसुलिन की कमी, है ना। डायबिटीज दो तरीके की है, एक मधुमेह और एक मूत्र में, तो इसका मतलब है ये भी सही है। मिक्सिडीमा इंसुलिन की कमी से, जी नहीं, मिक्सिडीमा जो है वो थायराइड हार्मोन की कमी से होती है, ये गलत है। मिक्सिडीमा में थायराइड हार्मोन की दिक्कत आती है, इसका मतलब है गलत डी है, आपको गलत चुनना था तो आंसर डी हुआ। अरे सी वालों थोड़ा तो होश में आओ, थोड़ा तो गेस करने की कोशिश करो। अगली ग्रंथि पीनियल, सोने उठने का चक्र। पीनियल से क्या निकलता है? क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये रही पीनियल ग्रंथि। पीनियल से क्या निकलता है? एक ही हार्मोन है मेलाटोनिन, जो कि पीनियल से निकलता है। क्वेश्चन में ई है ही नहीं और लोग ई मार रहे हैं, बताओ। मेलाटोनिन किससे नियंत्रित होता है? भाई रात में लाइट ऑफ करके सोते हैं, दिन में अगर सोते हैं, अगर आप उतने खुश नसीब हैं कि दोपहर में आपको सोना नसीब हो रहा है तो आप पर्दे वगैरह खींच कर सोते हैं, क्योंकि अंधेरे में मेलाटोनिन ज़्यादा बनता है और जितना ज़्यादा मेलाटोनिन नींद उतनी ज़्यादा। तो सोने उठने का चक्र यानी लाइट और डार्क का साइकिल मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा अंधेरा मेलाटोनिन की मात्रा उतनी ज़्यादा। मेलाटोनिन का मुख्य काम क्या है? सारे काम नहीं, मुख्य काम, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब है कि प्राइमरी तो कोई एक ही चीज हो सकती है। मेलाटोनिन का प्राइमरी फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है? प्राइमरी फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है मेलाटोनिन का? बिल्कुल, मेलाटोनिन हमारा सर्कैडियन रिदम रेगुलेट करता है। सर्कैडियन रिदम का मतलब क्या है? सोने उठने के चक्र को नियंत्रित करता है। अगर मेलाटोनिन ज़्यादा है तो क्या है? नींद ज़्यादा आएगी। मेलाटोनिन कम तो नींद कम। वैदेही कहती है कि मैम आप सोने दे तब ना, क्यों इतना पढ़ा देते हैं कि रिवीजन में टाइम ही नहीं बचता। अगला सवाल पूछ रहा है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस यानी मूत्र में किसकी कमी से है? डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से है? इंसुलिन की कमी से। याद रखिएगा डायबिटीज मेलाइटस है, मेलाइटस है मधुमेह। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से है। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से है, जहां पर ये आपकी किडनी पर काम नहीं कर पाता, जिसके वजह से जल का अवशोषण नहीं हो पाता। ठीक है, और आपके यूरिन में पानी की मात्रा बहुत अधिक निकलती है, जिसको हम डायूरेसिस का नाम देते हैं, जिसको हम डायूरेसिस का नाम देते हैं। चलिए अगली ग्रंथि है हमारी थाइमस। यही है थाइमस, एक ऐसी ग्रंथि जो उम्र के साथ क्या होती जाती है? साइज में छोटी होती चली जाती है। थाइमस से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? थाइमस से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइएगा।
थाइमस से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइएगा। तो थाइमस से निकलने वाले हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। थाइमस से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम क्या है? क्या काम है आपके थाइमोसिन का? ज़रा फटाफट से रिस्पॉन्स करेंगे कमेंट बॉक्स में। थाइमोसिन हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स, टी में जो टी है, टी का मतलब ही थाइमस है, ठीक है। सो थाइमोसिन हार्मोन की वजह से जो आपकी टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो परिपक्व होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, और उसके वजह से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। यही कारण है कि बूढ़ों में इम्यूनिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारा थाइमस ग्लैंड साइज में क्या होता चला जाता है? छोटा होता चला जाता है, ठीक है। आइए अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। मिसलेनियस का मतलब है मिक्स्ड, मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो आपको शायद पता भी नहीं होंगे कि एंडोक्राइन है, बट वो एक्चुअल में एंडोक्राइन है, ठीक है। तो कुछ मिसलेनियस सवाल, कुछ विविध सवाल। आपसे पूछ रहा है कि एएनएफ कौन बनाता है? एएनएफ, एएनएफ का फुल फॉर्म बुक बाइलिंगुअल, बैच बाइलिंगुअल, सब कुछ बाइलिंगुअल होता है क्योंकि हमारे पास हर माध्यम के विद्यार्थी हैं। एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर, एएनएफ बोले तो एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर, ये कौन बनाता है? बिल्कुल सही, ये आपका हार्ट बनाता है, और हार्ट का एट्रिया बनाता है, यानी कि आलिंद बनाता है। तो कोई आपसे पूछे कि हार्ट भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या कहिएगा? जी हाँ, हार्ट भी एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकती है, अंतःस्रावी ग्रंथि हो सकती है। अब बताइएगा एएनएफ का काम क्या है? काम हम नहीं बताए क्योंकि आप बताएंगे हमें क्वेश्चन में। एएनएफ का कार्य क्या है? एएनएफ का काम क्या है? एएनएफ एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर, बिल्कुल ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये पता है क्या करता है? ये आपकी रक्त वाहिकाओं को फैला देता है, ब्लड वेसल्स को फैला देता है, जिसको हम वेजोडाइलेशन कहते हैं। और ब्लड वेसल्स को फैलाने के कारण आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जबकि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन जो अधिवृक्क ग्रंथि से निकल रहा था, वो बीपी बढ़ाता है। वो क्या कर रहा होता है? वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा होता है। एएनएफ किसका एंटा अगोनिस्ट है? एंटा अगोनिस्ट बोले तो विरोधी। एएनएफ किसका एंटा अगोनिस्ट है, यानी एएनएफ किसका विरोधी है? एएनएफ किसको विरोध करता है? सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एएनएफ जो है वो एल्डोस्टेरॉन का विरोधी है, क्योंकि एएनएफ बीपी को कम करता है, एल्डोस्टेरॉन बीपी को बढ़ाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटा अगोनिस्ट हैं, यानी कि विरोधी हैं। अगला क्वेश्चन, एरिथ्रोपोएटिन का क्या कार्य है? एरिथ्रोपोएटिन का क्या काम है? अगला क्वेश्चन आपसे एरिथ्रोपोएटिन के बारे पूछ रहा है कि एरिथ्रोपोएटिन का कार्य क्या है? क्या करता है ऐसा एरिथ्रोपोएटिन? सो एरिथ्रोपोएटिन जो है वो आरबीसी की मात्रा को बढ़ा देता है। जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, और उस वक्त आपकी किडनीज एरिथ्रोपोएटिन निकालती है, जिससे आरबीसी की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। अगला सवाल, एरिथ्रोपोएटिन के बारे कौन सी बात सही है? बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, पढ़िएगा ध्यान से। एरिथ्रोपोएटिन के बारे में कौन सी बात जो है वो सही है? ये पैनक्रियाज बनाता है? जी नहीं, एरिथ्रोपोएटिन आपकी किडनी बनाती है, आपका वृक्क बनाता है। ये आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है? जी नहीं, ये जो है ये डब्ल्यूबीसी की मात्रा को बढ़ाता है? जी नहीं, ये आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। क्या ये अनीमिया का इलाज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अनीमिया का इलाज बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है, और अनीमिया में आरबीसी ही कम होते हैं। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अनीमिया के इलाज में। हम इसका बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं अनीमिया के इलाज में। एरिथ्रोपोएटिन का स्राव कब बढ़ सकता है? एरिथ्रोपोएटिन का स्राव कब बढ़ता है? एरिथ्रोपोएटिन की मात्रा कब बढ़ती है? जब
हाइपोक्सिया होता है यानी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो कभी भी आप ऊंचाई पर जाते हैं, हाइपोक्सिया की स्थिति आती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, आपकी किडनी क्या कर रही होती है, एरिथ्रोपोएटिन बना रही होती है। सेक्रेटिन, सेक्रेटिन क्या है? सेक्रेटिन के बारे हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेक्रेटिन हमेशा आपका पहला खोजा गया हार्मोन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है। सबसे पहला खोजा गया जो हार्मोन है वो है आपका सेक्रेटिन। और सेक्रेटिन कहाँ पर एक्ट करता है? सेक्रेटिन आपकी इंटेस्टाइन बनाती है, आंत बनाती है, और सेक्रेटिन एक्ट कर रहा होता है, कार्य कर रहा होता है पैनक्रियास पर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि सेक्रेटिन कौन बनाता है, तब आप जवाब क्या देते? इंटेस्टाइन। इनमें से कौन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें से कौन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के हार्मोन हैं? सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। बिल्कुल, तीनों के तीनों हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्मोन। गैस्ट्रिन पेट में बनता है, पेट में ही काम करता है। सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन ये दोनों आपकी क्या करती हैं? पैनक्रियास पर काम कर रही होती है, पैनक्रियास पर काम कर रही होती है। तो ये सब की सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ही क्या है? हार्मोन्स हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन भी पैनक्रियास पर काम करता है और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलवाता है। बनता इंटेस्टाइन में है, काम पैनक्रियास पर करता है। गैस्ट्रिन बनता पेट में है, काम भी पेट पर ही करता है। डायबिटीज इंसिपिडस, बहुत बार हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। डायबिटीज इंसिपिडस में कौन सी ग्रंथि शामिल है? अगर क्वेश्चन में डायबिटीज मेलाइटस होता तब आप बी लिखते। अगर क्वेश्चन में डायबिटीज मेलाइटस होता तब आपका जवाब होता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां पूछ रहा है डायबिटीज इंसिपिडस, तो इंसिपिडस एडीएच की कमी से है, और एडीएच कौन बनाता है? पश्चपीयूष ग्रंथि जो है वो बना रही होती है। इनमें से कौन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन। इनमें से कौन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? सब स्टेरॉइड हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन भी स्टेरॉइड हार्मोन है, सब स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, सारे आपके स्टेरॉइड हार्मोन हैं, इसीलिए ई आंसर होगा। इसीलिए आंसर क्या होगा? ई होगा। ठीक है, अब मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि 50 में क्या स्कोर रहा। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बैचेस के बारे में बता देंगे। 71st बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच हमारी ऑनगोइंग है। इसमें आपको एमसीक्यू बैच रिकॉर्डेड जो है वो मिलता है। ठीक है, एमसीक्यू बैच इसमें लाइव नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड एमसीक्यू बैच जो है वो इसमें आपको इंक्लूडेड है। अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ के सिर्फ साइंस एनवायरनमेंट पढ़ना चाहते हैं, सफलता बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपका एमसीक्यू बैच जो है वो आपका रिकॉर्डेड है। बाकी जो बिल्कुल न्यू बैच अभी जस्ट स्टार्ट होगा, एक मिनट, वो है हमारा दंगल प्रैक्टिस बैच। दंगल प्रैक्टिस बैच जिसमें कि आपको लाइव कराया जाएगा, पूरा शेड्यूल आपके सामने होगा। ठीक है, अगर आप अभी एप्लीकेशन पे जाइएगा तो वहाँ पर एक पीडीएफ अपलोडेड है डेट के साथ पूरी पीडीएफ अपलोडेड है शेड्यूल की आपकी। ठीक है, जहाँ पर आप चैप्टर पढ़ के आएंगे, मेरे साथ आप 50 क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों का रोज़ का टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, हम लोगों का एवरी डे के कितने क्वेश्चंस होंगे? 50 क्वेश्चंस रोज़ होंगे मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम 50 क्वेश्चंस रोज़ आपको हम कराएंगे, और फिर आप क्या करेंगे? अगले दिन उन्हीं 50 में से कुछ क्वेश्चंस का आप क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो ये वही बैच है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो आप में से जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं? एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने अगले सेशन में मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा। 44 है ना, स्कोर कैसा रहा ये ज़रूर बताइएगा, ताकि
आपको भी अंदाज़ा और मुझे भी पता चले कि किस तरीके से आप सबकी तैयारी चल रही है। अगला टॉपिक आप किसका वन शॉट चाहेंगे, ज़रूर 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 क्या करेंगे, ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए वो लेकर हाजिर हो सकें। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।